नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरे एक बहुत फेवरेट एस इन्वेस्टर हैं उत्पल सेठ, जिनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। आप में से शायद कुछ लोग उत्पल जी के बारे में नहीं जानते होंगे। उत्पल जी रेयर एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। रेयर एंटरप्राइजेस राकेश और रेखा झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट फर्म है और उत्पल सेठ 2003-2004 से राकेश जी के साथ काम करते आए हैं। और अब राकेश झुंझुनवाला जी की डेथ के बाद उत्पल सेठ ही रेखा जी के लिए उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि पराग मिल्क फूड्स नाम की एक डेयरी कंपनी में उत्पल जी ने कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए निवेश किया है। तभी ये बिजनेस मेरे भी रेडार पर आया था और मेरी इसमें रुचि आई थी कि ऐसा क्या हो गया कि उत्पल जी इस बोरिंग से सेक्टर की एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अब तक काफ़ी अंडर परफॉर्म करती आई है। तो आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम डेयरी सेक्टर को डिटेल में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से उत्पल सेठ ने इस स्मॉल कैप डेयरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया होगा। पर याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से पराग मिल्क या किसी और डेयरी कंपनी पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मोटिव यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेयरी सेक्टर और पराग मिल्क के बिजनेस मॉडल को समझना है। और अगर आपकी पराग मिल्क में रुचि नहीं भी है, फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको अन्य डेयरी स्टॉक्स को एनालाइज करने में भी काफी मदद करेगी। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स या हिस्से रहेंगे। पहले पार्ट में हम डेयरी सेक्टर को समझेंगे कि ये सेक्टर काम कैसे करता है और इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज और रिस्क क्या हैं। सेक्टर को डिटेल में समझना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि एक बार आपने अगर डेयरी सेक्टर को अच्छे से पकड़ लिया तो आप एक गुड डेयरी बिजनेस और एक ग्रेट डेयरी बिजनेस दोनों में फर्क समझ जाओगे। और सेक्टर एनालिसिस के बाद वीडियो के दूसरे पार्ट में हम पराग मिल्क पर आएंगे। अब देखिए, डेयरी सेक्टर काम कैसे करता है कि डेयरी कंपनियां फार्मर्स या जो लोग डेयरी चलाते हैं उनसे दूध खरीदती हैं और फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती हैं। जैसे मेरे सामने ये डोडला डेयरी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। आप यहाँ पर देखोगे, इसमें सबसे साधारण प्रोडक्ट आपका पैस्चराइज्ड मिल्क रहता है। उसके अलावा टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क आता है, जो मलाई या फैट निकाल के दूध बेचा जाता है आपका। इसके अलावा कंपनियां दही बेचती हैं और ऐसे चॉकलेट, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क्स करके भी प्रोडक्ट रहते हैं। फिर मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ होती हैं, जैसे कि दूध पेड़ा, गुलाब जामुन वगैरह। दही, पनीर, चीज़, घी, बटर वगैरह को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोला जाता है। और योगर्ट, आइसक्रीम वे आपके एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड या इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। वैल्यू एडेड आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन साधारण दूध से ज्यादा होगी, है ना। खैर, मार्जिन पर आगे हम फिर से बात करेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझ लो कि दूध पर कम प्रॉफिट मार्जिन रहती है और इन सब प्रोडक्ट्स पर डेयरी कंपनियां ज्यादा कमाती हैं। अब डेयरी सेक्टर काम कैसे करता है कि डेयरी कंपनीज VLCCs या विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर्स चलाती हैं गांव वगैरह में, जहां दूधी आके उनको दूध देते हैं। यहाँ पर कलर, महक, फैट, SNF या आप ऐसे समझ लो मिलावट के लिए टेस्ट्स होते हैं। अगर दूध सही रहता है तो वो फिर आगे कंपनी के प्रोसेसिंग और चिलिंग सेंटर पर भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में और टेस्ट होते हैं। चिलिंग सेंटर्स भी रहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर दूध को ठंडा किया जाता है। फिर यहीं पर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जाती है अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या फिर उसका प्रेशराइजेशन करके उसको ठंडा करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन या सेल के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि डेयरी एक रीजनल सेक्टर है। आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे मिल जाएंगे जैसे कि अमूल या पराग, जो पैन इंडिया लेवल पर काम करते हैं, वरना ज्यादातर आपको प्लेयर्स रीजनल मिलेंगे, जैसे कि हेरिटेज, हैटसन, डोडला, ये साउथ बेस्ड कंपनियां हो गई। मदर डेयरी आपका दिल्ली NCR में ज्यादा है। ऐसे ही नमस्ते इंडिया की यूपी में अच्छी प्रेजेंस है। इसका एक कारण है कि डेयरी बिजनेसेस को अपना सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बिल्ड करने में काफी समय लगता है। गाय या भैंस महंगी आती है और फिर उसको खिलाने पिलाने, उसकी मेंटेनेंस में दूधिये की इन्वेस्टमेंट लगती है। फिर जो प्रोडक्ट निकल कर आता है दूध, वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो वो आपका अगले दिन तक खराब हो जाएगा। वो तुरंत तुरंत बिकना चाहिए। फार्मर्स और दूधिये के साथ इन डेयरी कंपनीज को एक अच्छा रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, ताकि आप उनसे डेली दूध खरीदते रहोगे और फिर वो हर महीने हर साल सिर्फ आपको ही दूध सप्लाई करेंगे। इसलिए अलग अलग प्लेयर्स धीरे धीरे अपने सेलेक्टेड रीजन्स में ही प्रेजेंस बिल्ड कर पाए हैं। इसके अलावा डेयरी में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफी हाई रहता है। इधर आप देखोगे कि सेल्स का लगभग 4% के आसपास पैसा फ्राइट या लॉजिस्टिक्स में ही चला जाता है। इसलिए लंबी दूरी तक दूध को ट्रांसपोर्ट करने का सेंस नहीं बनता है। आपको गांव जहां से आप सोर्स कर रहे हो और शहर
जहाँ से डिमांड आएगी, कहीं बीच में प्रोसेसिंग और चिलिंग सेंटर्स लगाने पड़ते हैं। इस वजह से भी ये एक रीजनल सेक्टर है। इधर आप देखोगे कि कैसे हेरिटेज के कलेक्शन सेंटर्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। साथ के साथ अब दूध क्योंकि एक कमोडिटी है, यहाँ पर रीजनल के साथ साथ सीजनल और साइक्लिकल साइकिल्स भी प्ले आउट होती हैं। सीजनल को आप ऐसे समझो कि सितंबर अक्टूबर से फरवरी मार्च तक का एक समय आता है जो फ्लश सीजन बोला जाता है। फ्लश सीजन में गाय और भैंस सबसे ज्यादा दूध देती हैं और इतना ज्यादा दूध दे देती हैं कि उसका कंजम्पशन भी नहीं हो पाता है। ऐसे में डेयरी कंपनियां क्या करती हैं कि दूध को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर देती हैं या उसे बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, बटर वगैरह बना लेती हैं। और फिर जब आपका अगले साल अप्रैल से लीन सीजन आता है, जब मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, तब ये उसी मिल्क पाउडर से टोन्ड मिल्क, मिठाई, आइसक्रीम वगैरह बनाकर बेचती हैं। इसलिए ये एक सीजनल सेक्टर है। और इस सीजनैलिटी की वजह क्या है कि मॉनसून के बाद चारा अच्छा होता है तो गाय भैंस दूध भी ज़्यादा देती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि सेक्टर साइक्लिकल भी है। साइक्लिकल आप ऐसे समझो कि जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो आइसक्रीम, लस्सी जैसे ठंडे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ऐसे ही सितंबर अक्टूबर से आपका वेडिंग और फेस्टिव सीजन चालू हो जाता है, जिसके चलते घी, खोया इन जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। पर इस साल मॉनसून्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो दही, आइसक्रीम वगैरह की डिमांड कमज़ोर रही। ये हेरिटेज फूड्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से स्क्रीनशॉट है। इसमें इन्होंने सब बताया कि कैसे इस साल Q2 इनके लिए लीनेस्ट क्वार्टर था। मेन मार्केट्स में रेनफॉल ज़्यादा हुई तो प्रोडक्शन भी कम हुआ, साथ के साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की सेल भी कम हुई। अब अगर आप मेरे साथ अब तक बने हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने सेक्टर को समझने का कठिन काम कर लिया है। यहाँ से हम ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और अपॉर्चुनिटी को स्टडी करेंगे, फिर फटाफट से पराग मिल्क फूड्स पर आ जाएंगे। तो डेयरी आपका लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का सेक्टर है और ये सालाना 9% के CAGR से ग्रो कर रहा है। इसमें 4-5% के आसपास आपकी वॉल्यूम ग्रोथ है, माने कि अगर पिछले साल 100 लीटर दूध प्रोड्यूस हुआ, इस साल 105 लीटर प्रोड्यूस होगा। और 5 से 6% के आसपास आपकी वैल्यू ग्रोथ होगी, जो कि महंगाई की वजह से आ रही है या प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की वजह से आ रही है, कि हर साल ऑन एन एवरेज इतने रेट से डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते आए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डेयरी कंपनियों के लिए दूध में मार्जिन्स कम रहते हैं और दही, पनीर, चीज़ वगैरह में ज़्यादा मार्जिन्स रहते हैं। इनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैटेगरी में डाला जाता है। और फिर वैल्यू एडेड कैटेगरीज के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कैटेगरी आती है, जिसमें आपके योगर्ट, आइसक्रीम वे हो जाते हैं। इनमें और ज़्यादा हाई मार्जिन होती है। अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे तो इधर आप देखोगे कि लिक्विड मिल्क और मिल्क पाउडर जो आपके दो सबसे साधारण प्रोडक्ट्स हैं, ये सबसे लो मार्जिन, लो ग्रोथ सेगमेंट्स हैं। यहाँ पर 4 से 8% की एबिटा मार्जिन है और ग्रोथ भी बस 9 से 10% के CAGR से आ रही है। फैट्स में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि घी, बटर, ये 13% के रेट से ग्रो कर रहे हैं और मार्जिन यहाँ 17 से 22% है। ऐसे ही दही में 20% के आसपास मार्जिन है और खोए में 14 से 16% की मार्जिन है। पर इसके ऊपर जो आपके अन्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि आइसक्रीम, चीज़, योगर्ट, इनको इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा मार्जिन हैं। आइसक्रीम में 40% तक की एबिटा मार्जिन है, चीज़ में 30% के आसपास, ऐसे ही वे में 30% के आसपास और योगर्ट में 24 से 26% की एबिटा मार्जिन है। आइसक्रीम और योगर्ट सेगमेंट्स 20% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो आप वे में 30% के आसपास मार्जिन देख रहे हो, ये भी जो है ना आपकी, ये B2B मार्जिन है। अभी जो B2C ब्रांड्स आ रहे हैं इंटीग्रेटेड वे प्रोटीन में, वहाँ पर मार्जिन और ज़्यादा हैं। अब कई लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जो वे होता है जिससे फिर वे प्रोटीन बनता है, वो मिल्क प्रोसेसिंग में ही एक बाई प्रोडक्ट है। दूध की प्रोसेसिंग में कर्ड्स अलग किया जाता है जिससे आपका चीज़ बनता है और जो पानी होता है उसे और प्रोसेस करके आपका वे तैयार होता है। वे में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है और इसे लोग अपना प्रोटीन इनटेक के लिए कंज्यूम करते हैं। वे एज अ पूरा सेगमेंट 15% के रेट से ग्रो कर रहा है, पर इसमें एक बड़ा हिस्सा B2B सेल्स का है। वे सेगमेंट में जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन, वो मार्केट बहुत तेज 30% CAGR के रेट से ग्रो कर रहा है। ये अभी कुछ 1600 करोड़ का नीश पर फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। यहाँ पर ना 1 मिनट लेकर हम लोग वे प्रोटीन पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, क्योंकि पराग मिल्क में ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। इन्होंने अवतार नाम से अपनी 100% वेजिटेरियन वे प्रोटीन ब्रांड लॉन्च की है, जिसमें अभी बहुत तेज़ ग्रोथ आ रही है। भारत की लगभग 80% आबादी प्रोटीन डेफिशिएंट है और खासकर जो वेजिटेरियन डाइट होती है ना, वो तो प्रोटीन पर बहुत लो है।
पर जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रोटीन मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखोगे आजकल हर चीज़ में प्रोटीन आ रहा है। अमूल से लेकर एफएमसीजी कंपनियाँ सब प्रोटीन हैवी प्रोडक्ट्स पर हैवी आ रही हैं और ये मार्केट बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है। ये सब सुन के हमारा कंक्लूज़न यहाँ पर ये निकल कर आता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन सेगमेंट्स हैं और एक अच्छा डेयरी बिजनेस वो होगा जिसकी सेल्स में ज़्यादातर हिस्सा वैल्यू एडेड और इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का आ रहा होगा। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ग्रोथ तो है ही, पर इनके आने से डेयरी कंपनियों के मार्जिन्स भी बेहतर होंगे, तो सेल्स ग्रोथ आएगी और साथ के साथ मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो प्रॉफिट ग्रोथ और स्ट्रांग रहेगी। अब देखिए, डेयरी तो बस एक सेक्टर है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपको अलग अलग सेक्टर्स पकड़ने होंगे और उनमें फिर आपको चैंपियन बिजनेसेस स्टडी करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही कोई ऐरे गैरे बिजनेस से उम्मीद नहीं रख सकते हो। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, पर ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले प्लान में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वरना हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। डेयरी में इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ना अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट का भी मिला है। डेयरी आज भी लार्जली एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बस 20% सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें से 10% के आसपास शेयर कॉपरेटिव्स का है। इसमें आपके अमूल, नंदिनी वगैरह जैसे कॉपरेटिव्स आ जाते हैं और बाकी 10% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनीज का है, जिसमें हैटसन, हेरिटेज, डोडला और पराग मिल्क आ जाते हैं। बाकी 80% कंट्रीब्यूशन लोकल वेंडर्स, घर पर आने वाले दूधियों और सेल्फ कंजम्पशन का है। ऐसी डेयरीज चलती हैं छोटी छोटी, जहाँ से लोग जाके दूध, पनीर या दही खरीदते हैं, या गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए गाय या भैंस पाल लेते हैं। पर अभी ना पूरे सेक्टर में बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे हमें ज्वेलरी सेक्टर में देखने को मिल रहा है कि टाइटन, कल्याण जैसे प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स से मार्केट शेयर छीन रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि अमूल या मदर डेयरी, उनके कलेक्शन सेंटर्स और फिर प्रोसेसिंग प्लांट्स में इतने ज़्यादा टेस्ट्स होते हैं कि इनके डेयरी प्रोडक्ट्स लोकल दूधिये से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। हमारी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में एक मेंबर हैं वरुण टकियाल जी, वो डेयरी सेक्टर से ही हैं। इस वीडियो की रिसर्च में भी उन्होंने काफ़ी मदद की थी। वो हमें समझा रहे थे कि डेयरी कंपनियां बहुत ज़्यादा चेक्स और स्टैंडर्ड्स पर स्ट्रेस देती हैं। इनके कलेक्शन सेंटर्स पर जो मशीन्स होती हैं, उनमें दूध का सैंपल जाता है, जो सेकंड्स में मशीन वो सब बता देती है कि कितना फैट कंटेंट है, कितना पानी है और कोई एडल्टरेशन या केमिकल है कि नहीं। तो ये मार्केट बहुत तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस दौरान सेक्टर को 2 बहुत बड़े पुश मिले हैं। पहला बड़ा पुश है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को क्विक कॉमर्स से मिला है। जो अगर आप किसी मेट्रो सिटी से हो तो आपको पता होगा कि आज की डेट में ज़ेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट वगैरह का अडॉप्शन कितना तेजी से बढ़ रहा होगा और ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स की सेल आपकी क्विक कॉमर्स से होती है। लोगों को कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहिए, ज़ेप्टो से जब चाहो तब दूध या आइसक्रीम आ जाएगी तुरंत तुरंत। और क्विक कॉमर्स को आप एक्सक्लूड कर दो तो भी जो आपके ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स की सेल है, जैसे कि चीज़, बटर वगैरह, सब ऑर्गेनाइज्ड चैनल से हो रही है। और सेक्टर को दूसरा बड़ा पुश मिला है जीएसटी रेट कट्स का। इसके लिए मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट है। इसमें आप देखोगे कि कैसे दूध और पनीर पर 5% जीएसटी लगता था, जो पूरा हटा दिया गया है। बटर, घी, चीज़, आइसक्रीम वगैरह पर जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया है। इससे घी, बटर, चीज़ 50 पर लीटर या केजी सस्ते हो गए हैं और पनीर आपका 25 रुपए पर किलो के हिसाब से सस्ता हो गया है। ऐसे ही आइसक्रीम भी सस्ती हो गई है। इस रेट कट से जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में प्राइस डिफरेंस था, वो कम हो गया है। तो ये भी एक डेयरी सेक्टर को काफ़ी फायदा मिला है। अब हम पराग मिल्क फूड्स पर आते हैं। आप ये मेरी स्क्रीन पर देख पाओगे, ये पराग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पराग गोवर्धन, गो, अवतार
और प्राइड ऑफ काउज ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। इनका गोवर्धन नाम से पनीर और घी आता है। इसके अलावा कंपनी गो ब्रांड से चीज़, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी वगैरह बेचती है। और इसके अलावा ये नए बिजनेसेस में भी एंटर कर रहे हैं। इन्होंने अवतार ब्रांड से अपना वे प्रोटीन पाउडर और प्राइड ऑफ काउज नाम से मिल्क, दही, घी और पनीर की रेंज लॉन्च करी है। फिर ये लिक्विड मिल्क और मिल्क पाउडर भी बेचते हैं गोवर्धन नाम से ही। इधर हम सेगमेंटेशन समझ लेते हैं, जो आगे एनालिसिस में काफ़ी मदद करेगा हम लोगों को। इनके ये 5 सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले न्यू एज बिजनेस में इनका अवतार वे प्रोटीन और प्राइड ऑफ काउज का प्रीमियम मिल्क और डेयरी सेगमेंट आता है। दूसरा साधारण दूध। फिर कोर कैटेगरीज में ये पनीर, घी और चीज़ को इंक्लूड करते हैं। अदर्स में लगभग सभी ड्रिंक्स और दही आ जाते हैं। और फिर ये 5वां और आखिरी इनका इंग्रेडिएंट्स और मिल्क पाउडर का सेगमेंट है। पराग चीज़ और काऊ घी में बहुत बड़ा प्लेयर है। चीज़ में इनका अपने गो चीज़ से 35% मार्केट शेयर और काऊ घी सेगमेंट में इनका 22% मार्केट शेयर है। पर चीज़ बनाने में एक दिक्कत है कि ये एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। चीज़ में एजिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें ना उसे प्रोसेस करके थोड़े दिन तक स्टोर करना पड़ता है। इसलिए भले मार्जिन्स अच्छे हैं, पर वर्किंग कैपिटल डेज ज़्यादा होने से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो जाता है। इधर आप देखोगे कि कोर कैटेगरीज इनका सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। यहाँ से इनकी 60% सेल्स आती हैं। एक अच्छी चीज़ यही है कि जहाँ अन्य डेयरी कंपनियाँ पनीर, दही या घी जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आ रही हैं, पराग का पहले से ही अच्छा खासा बिजनेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। लिक्विड मिल्क और इंग्रेडिएंट बिजनेस से इनकी बस 22% सेल्स आती हैं, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि ये सबसे लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। अदर्स माने कि फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी वगैरह इनका 8% बिजनेस लाते हैं। ये भी वैल्यू एडेड ही हो गया आपका। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि जो इनका न्यू एज बिजनेस है, वो पिछले 2-3 सालों में बहुत तेज़ ग्रो किया है। पिछले 1 साल में उसमें 79% ग्रोथ आई है और अब इनकी न्यू एज बिजनेस से कुल 9% सेल्स आती हैं। तो ये पराग के प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। अब जल्दी से हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं वापस आके इस स्क्रीनशॉट पर। Q2 माने कि जुलाई से सितंबर के महीनों में कोर कैटेगरीज में 23% की अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। लिक्विड मिल्क और मिल्क पाउडर बिजनेस कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है यहाँ पर। अदर्स में 24% का डिक्लाइन देखने को मिला है और इसका कारण वही है कि मॉनसून्स की वजह से लस्सी, बटर मिल्क, दही और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे ठंडे प्रोडक्ट्स की इस साल डिमांड कमज़ोर थी। पर जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ हुई है इनके बिजनेस में, आप देखोगे कि इनका न्यू एज बिजनेस 1 साल में 79% ग्रो किया है और यही पराग में सबसे बड़ा ट्रिगर है। पराग वे प्रोटीन और प्राइड ऑफ काउज ब्रांड पर काफ़ी काम करता आया है 2-3 सालों से और ये Q2 इनके लिए एक तरह से ब्रेकआउट क्वार्टर है, जब हम पूरे जोरों शोरों से इनकी स्ट्रैटेजी को प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं और इनका न्यू एज बिजनेस बहुत स्पीड से टेक ऑफ कर रहा है। अब हम इनके न्यू एज बिजनेस के बारे में थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे और फिर जल्दी से पराग में ट्रिगर्स को समझकर हम अपने एनालिसिस को कंक्लूड कर रहे होंगे। तो इन्होंने प्राइड ऑफ काउज और अवतार स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नाम से 2 ब्रांड्स लॉन्च करी हैं। प्राइड ऑफ काउज इनकी सिंगल सोर्स प्रीमियम मिल्क ब्रांड है। सिंगल सोर्स को आप ऐसे समझो कि आप जो ज़्यादातर डेयरी कंपनीज का दूध पीते हो वो किसी एक गांव से नहीं आता है। जैसे अगर आप यूपी में हो ना, तो दोआब, रोहेलखंड, अवध रीजन्स का दूध एक साथ प्रोसेस होता है, जिसको होमोजीनियाइज्ड मिल्क बोलते हैं। पर प्राइड ऑफ काउज में ये क्या करते हैं कि इन्होंने मेट्रो सिटीज़ के आसपास अपने खुद के बड़े बड़े फार्म सेटअप किए हैं, जहाँ पर ये खुद की हॉल्स्टीन फ्रीजियन या जिन्हें HF गाय भी बोलते हैं, उन्हें खुद पालते हैं, उनकी फीड मॉनिटर करके खुद दूध प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे बेचते हैं। जहां साधारण दूध 60-65 रुपए लीटर के आसपास पड़ता है आई थिंक, इनका ये प्राइड ऑफ काउज दूध 100 से 120 रुपए लीटर बिकता है। प्राइड ऑफ काउज में पराग सीधा आपका अक्षयकल्पा, सिड्स फार्म, ऑर्गेनिक मांड्या, विंसर फार्म्स जैसे ब्रांड से कॉम्पीट करता है। सिड्स फार्म और अक्षयकल्पा आपके फिर भी हल्का सा मास प्रीमियम ब्रांड्स हो जाते हैं। प्राइड ऑफ काउज पूरा का पूरा आपका प्रीमियम ब्रांड है। ये 8 सिटीज़ में आ चुके हैं और ये घी, दूध, पनीर, दही, ग्रीक योगर्ट और फ्रेश चीज़ बेचते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि इतने प्रीमियम डेयरी प्रोडक्ट्स की कहाँ ही डिमांड होगी, पर ऑलरेडी इनके पास 1 लाख कस्टमर्स का बेस बिल्ड हो गया है। दूसरा न्यू एज में वे प्रोटीन का बिजनेस है। अभी फिलहाल वे प्रोटीन और प्रीमियम डेयरी प्राइड ऑफ काउज दोनों से 9 से 10% के आसपास सेल्स आ रही हैं, पर मैनेजमेंट का कहना है कि 3 से 4 सालों में सिर्फ वे प्रोटीन और अन्य प्रोटीन प्रोडक्ट से ही ये लोग 20% के आसपास सेल्स ला रहे होंगे। हम मान के चलें कि 20%
वे प्रोटीन बिजनेस हो जाएगा इनका, और 10% के आसपास प्राइड ऑफ काउज हो सकता है। तो 30% के आसपास बिजनेस पराग का इन्हीं प्रीमियम प्रोडक्ट से आ रहा होगा, और फिर अच्छा खासा इनका कोर कैटेगरीज का पोर्टफोलियो तो है ही पहले से। तो पराग काफी समय से वे प्रोटीन बनाता आया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वे ना चीज बनाने के वक्त निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और पराग चीज सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ये वे बिजनेस सीधा इनके चीज बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है एक तरीके से। ये B2B सेल्स के लिए वे काफी टाइम से बनाते आए हैं, पर इन्होंने देखा कि भारत में वे प्रोटीन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी भी इंडिया में ज्यादातर वे प्रोटीन बाहर से इंपोर्ट होता है, ना लोगों को ये पता है कि उसका सोर्स क्या है, और ना ये पता है कि उसमें एडल्टरेशन कितना है। तो इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। बाकी ये B2B में थे ही, तो इनके पास एक्सपर्टीज थी। इनके B2C ब्रांड्स को ग्रो करने और फिर स्केल अप करने का भी इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए इन्होंने B2C वे प्रोटीन बिजनेस में आने का डिसीजन लिया। इन्होंने अवतार ब्रांड से अभी प्रोटीन पाउडर लॉन्च किया था, और अभी हाल ही में इन्होंने प्रोटीन वेफर बार्स भी लॉन्च किए हैं। भविष्य में ये स्नैक्स सेगमेंट में और प्रोटीन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होंगे। अब हम पराग के फाइनेंशियल्स पर आते हैं। उसके बाद हम लोग इस बिजनेस में रिस्क्स और ट्रिगर्स को समझ के अपने एनालिसिस को कंक्लूड कर रहे होंगे। तो आप देखोगे कि सेल्स इनकी Q2 में, माने कि जुलाई से सितंबर के महीनों में, पिछले साल से 16% ग्रो करी हैं, और ये पहला क्वार्टर था जब कंपनी की 1000 करोड़ से ज्यादा की सेल आई है। ग्रॉस मार्जिन में भी थोड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला है। ग्रॉस मार्जिन बढ़कर 25.8% और एबिटा मार्जिन बढ़कर 8.9% हो गई है। यहाँ वैसे आपको देखने में अच्छा लगेगा, पर आपको ये जानकर साथ में काफी आश्चर्य भी होगा कि पराग के इंडस्ट्री में सबसे कम मार्जिन हैं। हाँ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में होते हुए भी पराग के इंडस्ट्री में कम मार्जिन हैं। देखिए, मेरा काम है कि आपको कंपनी की अच्छी या बुरी हर चीज के बारे में बताना, तो आप खुद से जज कर पाओ। और इसके दो कारण हैं। पहला कि लगभग इनकी 30% सेल्स B2B बिजनेस से आती हैं, और बाकी 70% B2C से। B2B में ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग बिजनेसेस को डेयरी प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। B2B में मार्जिन आपके कम रहते हैं। दूसरा कारण है कि पराग के प्रोक्योरमेंट नेटवर्क में एजेंट्स का काफी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में इनका प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा कमजोर है। ये 40% अपने खुद के नेटवर्क से या खुद के कलेक्शन सेंटर से दूध खरीदते हैं, और बाकी 60% इनका एजेंट्स के जरिए आता है। एजेंट्स के आने से प्रोक्योरमेंट में एक और लेयर ऐड हो गई, जिससे थोड़ा मार्जिन लॉस वहां हो गया। इन लो मार्जिन का आपको ध्यान रखना है, पर धीरे धीरे इनका चैनल मिक्स बदल रहा है। कंपनी B2B से B2C प्लेयर बन रही है, और जैसे जैसे प्राइड ऑफ काउज और अवतार बिजनेस बड़ा होता जाएगा, इनके मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एक और कारण से पराग के मार्जिन कम है क्योंकि कंपनी ब्रांडिंग पर अब तक ज्यादा पैसा खर्च करती आई है। इन्होंने चीज कैटेगरी में गो ब्रांड को डेवलप करने पर काफी काम किया है, और अब गो के बाद ये अवतार और प्राइड ऑफ काउज पर काफी काम कर रहे हैं। FMCG कंपनी जब कोई ग्रो कर रही होती है, तो होता क्या है, शुरुआत के सालों में ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग पर खर्चा करना पड़ता है, पर जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती चली जाती है, तो ये खर्चे आपके थोड़े नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बाकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये जो अभी एबिटा मार्जिन इनकी 8.9% पहुंच गई है, ये इसे मीडियम टर्म में 13 से 15% तक ले जा रहे होंगे। साथ के साथ इनका FY30 तक 10,000 करोड़ सेल्स अचीव करने का गोल है, जो कि आपकी 25% के आसपास CAGR सेल्स ग्रोथ बनती है। पराग कुछ सालों से 18 से 20% CAGR से ग्रो किया है, और जैसे जैसे न्यू एज बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इनके बिजनेस में, तो मेरी समझ से पराग में हमें अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे एक छोटे पर तेज ग्रो कर रहे सेगमेंट का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, तो कंपनी की कंसोलिडेटेड लेवल पर सेल्स ग्रोथ बेहतर होती चली जाती है। अब यहाँ पर हम लोग एक और रिस्क देख लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि पराग चीज में ज्यादा है, और चीज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इस वजह से इनके रिटर्न रेशियोज खराब हैं। इसके अलावा जो आपका प्राइड ऑफ काउज बिजनेस है, उसमें कंपनी खुद की HF गाय ओन करती है। इस वजह से भी बैलेंस शीट आपकी हैवी रहती है, इसलिए पराग के रिटर्न रेशियोज कम है। ROCE कंपनी का 14% रहा है। अन्य डेयरी कंपनियों से कंपेयर करें तो बाकी प्लेयर्स 20 से 25% ROCE की रेंज में ऑपरेट करते हैं। पर यहाँ मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, मार्केट में पैसा ना डायरेक्शनली बनता है। डायरेक्शनली मतलब एक कंपनी जिसके मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं,
वो दूसरी कंपनी जिसमें सब अच्छा है उससे ज्यादा पैसा बनाएगी, पैसा अच्छा बिजनेस भी बनाएगा। पर जो बिजनेस डायरेक्शनली ठीक हो रहा है, जो 4 साल बाद परफेक्ट बनेगा, वहां ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहीं पर आप देखोगे कि डोडला और हेरिटेज 25-26% के आरओसीई के साथ 26 से 28 पी रेशियो पर ट्रेड करते हैं, पर पराग मिल्क जो 15% रिटर्न रेशियोज पर है वो 28 के पी पर मिल रहा है। इसलिए यहां जब आरओसीई बेहतर होगा तो वैल्यू क्रिएशन भी ज्यादा होगा। इसलिए ये प्रोटीन बिजनेस बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसके आने से ग्रोथ रेट, मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज सारे फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे होंगे। दूसरा ट्रिगर जो मुझे दिखता है पराग में वो है पी री रेटिंग का। पी री रेटिंग को आप ऐसे समझो कि आज की डेट में मार्केट डेयरी कंपनीज को ना कम पी देता है। सारी डेयरी कंपनियां आपको 30 से कम के पी पर ट्रेड करती मिलेंगी, पर जो भी आपके एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, भले स्मॉल कैप ही क्यों ना हो, आपको 50-60 से कम के पी पर नहीं मिलेंगे। मार्केट इन्हें सीजनल, साइक्लिकल, रीजनल और कमोडिटी सेक्टर के रूप में देखता है जहां कंपनियों के पास कोई प्राइसिंग और ब्रांड पावर नहीं है। पर जैसे जैसे इन कंपनीज की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मार्केट इनको डेयरी कंपनीज के नजरिए से नहीं देखेगा और एफएमसीजी कंपनियों के नजरिए से देखेगा। जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, टेट्रा पैक में जो लस्सी या बटर मिल्क आता है, घी, बटर, इनकी शेल्फ लाइफ साधारण दूध से बहुत ज्यादा होती है। अलग अलग कंपनियां अपनी ब्रांड इमेज के हिसाब से अलग अलग दाम रखती हैं अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के, इसलिए इनको आप प्रॉपर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बोल सकते हो। इसलिए मीडियम से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट आएगा जब हम सारी डेयरी कंपनीज में पीई री रेटिंग होती हुई देख रहे होंगे। इसलिए यहाँ अपॉर्चुनिटी आपकी सिर्फ सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन से नहीं मिलेगी, आपको साथ में पीई री रेटिंग से भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इस पर मैं आरजे चंद्रमोगन जो हैटसन के चेयरमैन हैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था हाल ही में। उसमें वो बार बार स्ट्रेस कर रहे थे कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से मार्जिन नहीं आ रही हैं, बल्कि आप ऐसे देखो कि ब्रांड्स की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। हेरिटेज ने जो ब्रांड्स डेवलप करी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया है, उसका उन्हें फायदा मिल रहा है। ऐसे ही पराग की कॉन कॉल जब मैं सुन रहा था उसमें भी कंपनी बार बार यही स्ट्रेस कर रही थी कि हम एक इमर्जिंग एफएमसीजी प्लेयर बनना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग में ऐसे बोलते हैं कि जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रैक करता है, पर एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर ग्रोथ के साथ साथ पीई री रेटिंग की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अब वीडियो के अंत में मैंने यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन, सेल्स ग्रोथ और पीई री रेटिंग के सिनेरियोज बनाए हैं। मैंने अपने एनालिसिस के लिए कुछ संख्याएं ली हैं जिन्हें आप भी खुद से अलग अलग नंबर्स लेकर कर सकते हैं इस एनालिसिस को। और ये सिर्फ पराग मिल्क के लिए ही नहीं है, आप किसी भी कंपनी के साथ ये कर सकते हो। इसमें हम एक अंदाज़ा लेकर चलते हैं कि कंपनी की भविष्य में कितनी सेल्स होंगी और कितना प्रॉफिट मार्जिन्स रहेंगी, और फिर ये देखते हैं कि उस समय मार्केट कंपनी को कितना पी रेशियो दे रहा होगा, जिसके हिसाब से आप मोटा मोटी भविष्य में कितना मार्केट कैप रहेगा उसका अंदाजा लगा सकते हो। ये मैंने अपने एनालिसिस के लिए बनाया है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी ऐसा टेबल बनाकर या ऐसा मार्जिन या सिनेरियोज रख के अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनके मैनेजमेंट ने 4 सालों में 10,000 करोड़ रुपए सेल्स और 13 से 14% एबिटा मार्जिन का अनुमान दिया है। मैं 14% का अंदाजा लेकर चल रहा हूँ। अभी एबिटा मार्जिन कंपनी की 8.9% है, जिस पे 4.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है। मेरे हिसाब से ये जो 5.5% का एबिटा मार्जिन या 550 बीपीएस का मार्जिन एक्सपेंशन होगा, ये नेट प्रॉफिट में 650 बीपीएस का एक्सपेंशन लेकर आ सकता है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% रह सकती है। 10,000 करोड़ सेल्स पर 10% पैट मार्जिन, तो पराग मिल्क का FY30 में या आज से 5 साल बाद 1,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हो सकता है। अभी कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ रुपए है और मार्केट इसे 28 से 30 का पीक दे रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 केसेस बनाए हैं। पहला कि बिजनेस को कोई री रेटिंग बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा, बेयर केस में मार्केट पराग को 40 का पी दे सकता है, और बुल केस में मार्केट पराग को 50 का पी दे सकता है। ऐसे में अगर हम मार्केट कैप निकालें तो 30 के पी पर 30,000 करोड़, 40 के पी पर 40,000 करोड़ और 50 के पी पर 50,000 करोड़ संख्याएं बनती हैं मार्केट कैप के लिए। और फिर CAGR मैंने निकाला तो ये मेरे लिए 50 से 65
10% की CAGR ग्रोथ बनती है। ऐसे आप भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने एजम्पशंस लेकर, और शायद आपको ना 50 का पी, एग्जिट पी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपको ज्यादा लगेगा, पर हमने देखा था ना कि कैसे स्मॉल कैप FMCG प्लेयर्स को भी 45-50 का पी आराम से मिल रहा है। तो पराग एक तेज ग्रो कर रहा इमर्जिंग FMCG बिजनेस है जो अभी बस 28 के पी पर है, और इसमें कई सारे ट्रिगर्स हैं। इसे आप एक बारी खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। अब देखिए, इस वीडियो की रिसर्च में और फिर इसे बनाने में बहुत समय गया था, काफ़ी मेहनत लगी थी। हम ये सब एनालिसिस आपके लिए फ्री में ला रहे हैं एकदम। इसके बदले हम आपसे बस लाइक्स और सब्सक्राइब्स की फॉर्म में सपोर्ट मांगते हैं। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी, और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।